मैं अपनी बात समय के 3 पड़ाव के रूप में रखूँगा। एक साल है 2003, एक 2013 और 22। 2003 में CSDS में भारतीय भाषा कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और उसके बाद औपचारिक उद्घाटन के बाद एक बहस का आयोजन भी किया गया, हिंदी और समाज विज्ञान का भविष्य। उसमें पार्थ था, कृष्ण कुमार, अभय कुमार दुबे, नामवर सिंह और योगेंद्र यादव, शाहिद अमीन और चंद्रभान साहब, इन सब लोगों ने। अच्छा, कारण इसका ये है, ये जो 3 पड़ाव चुने हैं मैंने, कि ये जो 2003 का जो क्षण है, ये एक तरह से मेल खाता है जो हम कह रहे हैं कि समाज विज्ञान की चुनौती। तो उसमें जो चर्चा हुई थी वो इन चुनौतियों को लेकर थी और मुख्य तौर पे अगर उसका वर्गीकरण करूँ मैं कि किस तरह लोगों ने क्या क्या कहा था, तो उसमें कृष्ण कुमार और योगेंद्र जी का मानना ये था कि संकट माने भाषा का नहीं है, बल्कि संकट है समाज विज्ञान का। हमें जिस ढंग का समाज विज्ञान चाहिए हिंदी के लिए, वो गढ़ना पड़ेगा। और कृष्ण कुमार जी ने एकदम स्पष्ट कहा था कि औद्योगिक क्रांति से जो जन्मा हुआ समाज विज्ञान है वो हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर जो आशय छिपे हुए हैं और वो जिस जमीन पर खड़ा हुआ है, वो इस संसार को एक महासंकट में ले आया है। अच्छा, योगेंद्र जी और इसका जो हल वो जो निकालते हैं, वो कहते हैं कि समाज विज्ञान को हमारे पत्रकारिता और साहित्य से जो आज तक जो दूरी बरतता रहा है, वो खत्म करनी होगी। तो उसको एक साहित्यिक मोड़ उन्हें काटना होगा, ये कृष्ण कुमार जी ने कहा था। योगेंद्र जी का भी कहना यही था कि उसको जो साहित्य से वो जो एक दूरी का संबंध जो रखता आया है, वो उसके संकट का या उसके अंधड़पन का या उसके अबोधगम होने का एक बड़ा कारण है। तो यानी एक चिंता ये कि जो हमारी इस बहस से जो कल से शुरू हुई है और जो हम चर्चा कर रहे हैं, कि एक तो हिंदी का जो समाज विज्ञान है वो कितना मौलिक है और कितना वो बाहरी स्रोतों पे या अनुवाद पे आधारित है, ये चिंता उस समय भी थी। पार्था का वहाँ जो इंटरवेंशन था, उनका जो हस्तक्षेप था, वो इस मायने में महत्वपूर्ण है। वो आज भी मतलब वो उनकी बात अपनी जगह आज भी खड़ी है। वो बंगाल का उदाहरण उन्होंने दिया कि बांग्ला भाषा में किस ढंग का समाज वैज्ञानिक लेखन हुआ है, और उसमें फिर वो इतिहास को खंगालते हुए उन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी से शुरू होकर और 20वीं सदी का जो प्रारंभिक काल है, वो ये मानने की बात कहते हैं कि उस समय जो बांग्ला में जो लिखने वाले लोग थे, वो अंग्रेजी में भी दीक्षित थे, और वो उस दौर की जितने भी जो दार्शनिक धाराएं थी, उपयोगितावाद हो और जर्मन फिलोसफी हो और समाजवाद के भिन्न भिन्न उस दौर के जो संस्करण और रूप थे, उन सब से वो बहसतलब थे। लेकिन जिस तरह का एक सार्वजनिक जीवन मतलब बंगाल में उभर रहा था, उसके लिए उनको एक अलग भाषा की जरूरत थी, और वो भाषा जो है वो इन लोगों ने एक नई भाषा तैयार की जो इस सार्वजनिक जीवन का जो एक बेहतर सच है वो सामने आ। और पार्थ
पारखा इसके पीछे कारण ये देते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनका जो लक्षित पाठक वर्ग था वो सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं था। तो उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि जो हमारे सामने घट रहा है इस प्रक्रिया को आम पाठकों तक, आम व्यक्ति तक हम कैसे लेके जाएं और इस दबाव में या इस प्रभाव में वो भाषा तैयार हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे जैसे समाज विज्ञान अकादमीय व्यवस्था में शामिल होता गया वैसे वैसे बांग्ला का जो समाज वैज्ञानिक चिंतन और लेखन था वो कमजोर पड़ता गया, क्षीण होता गया। और आज़ादी के बाद तो हालत जो वो अपनी टिप्पणी में जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हालत ये है कि उसमें उसी ढंग का कोई पर्चा एक लिखा हुआ होता है, वो जिस ढंग का अंग्रेजी में हम लिखते हैं फुटनोट होता है, लेकिन बड़ी अबूझ फीकी भाषा और उसका कोई मायने नहीं होता। आप वही बात अंग्रेजी में पढ़ लें तो ठीक है। और ये भी दर्ज करते हैं कि ऐसा लेखन खूब चल रहा है। मेरे ख्याल से इस बात को हिंदी में भी हम कमोबेश लागू कर सकते हैं। हिंदी की हालत जो है वो एक समय तक लगभग इसी ढंग की रही है, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं तो संभव है कि हम ना कहें और थोड़ा दाएं बाएं से कहें, लेकिन हालात हैं ये कि आप समाज विज्ञान की भाषा में आप मतलब हिंदी में जब हम कोई पर्चा लिखते हैं तो अमूमन उसकी भाषा बहुत खड़ी और मसनूई सी एक भाषा होती है कि जो हम साहित्य में हम पढ़ते हैं, या अगर सहज भाव से कोई चिंतन का या चिंतनपूर्ण एक लेख है उसकी भाषा जिस ढंग की होती है वो ये वाली भाषा नहीं होती, एक खड़ी भाषा है। तो ये जो 2003 के क्षण की बात कर रहा हूँ उस बहस में इन सवालों की बात चल रही। अनुवाद का महत्व क्या है, उसमें अनुवाद को लेकर भी पाठक का कहना यह था कि सिर्फ अनुवाद से काम नहीं चलेगा और सिर्फ आप इस बात का आग्रह करें कि आप हिंदी क्षेत्र में हिंदी में समाज विज्ञान पढ़ाने लगे तो इससे ये तो संभव है कि हमारा एक स्वप्न के हिंदी को हमने यहाँ स्थापित कर दिया है, वो तो संभव है कि पूरा हो जाए, लेकिन विचारों का टोटा पड़ जाएगा। यानी अनुवाद ठीक है कि अनुवाद करते रहे, लेकिन वो कहना है कि नए सिद्धांतों की खोज इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप नए सिद्धांतों की खोज नहीं करेंगे तो मौलिकता नहीं आ पाएगी। 2003 में मतलब इनको ये सब लोग जो है हिंदी के समाज विज्ञान की चुनौतियों के रूप में देखते हैं। इसके बाद 2013 में प्रतिमान शुरू होता है, यानी मतलब इस बात को नीचे तक पहुंचने में कि हिंदी में एक अपना मतलब समाज विज्ञान का जर्नल या एक पत्रिका होनी चाहिए, इस बात को मतलब एक व्यावहारिक रूप मन देते देते या वो ज़मीन जो है इन विचारों को जो ज़मीन मिली वो 13 में मिली जाती है, यानी 10 साल। और काफ़ी हद तक प्रतिमान में वो काम हुआ जिन चिंताओं की ओर, जिन फिक्रों की ओर, जिन सरोकारों की बात कर रहे थे, वो मतलब एक बड़ी सीमा तक प्रतिमान में वो फलीभूत हो पाए। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ मैं ये मतलब इसके पीछे जो मतलब स्कीमा जो है मेरा वो ये है कि हम देखें कि एक क्रमिक विकास देखें 2003 से लेके और 2022 तक जो हम बात कर रहे हैं कि
मतलब 20 सालों में चीजें बदली हैं। आप चिंता करते हैं, एजेंडा तैयार करते हैं कि क्या करना है, किन चीज़ों पे खास ध्यान देना है, कहाँ नहीं फंसना है, किन चीज़ों से सावधान रहना है। जब आप ये तय कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप उस योजना को एक व्यवहारिक रूप भी दे पाते हैं। तो वो चाहे 10 साल लगे, लेकिन वो होगा। और कि हमारा समाज शास्त्र या हमारा समाज विज्ञान हमारा होना चाहिए, उसमें एक मौलिकता होनी चाहिए। वो यूरोपीय जो समाज विज्ञान है उसकी नकल या प्रतिलिपि नहीं होना चाहिए है। इसका तीसरा जो मैं उदाहरण में मानता हूँ, मणिन्द्रनाथ ठाकुर की जो किताब है ज्ञान की राजनीति, समाज अध्ययन और भारतीय दर्शन। एक तरह से 2030 से शुरू हुआ सफर 2022 में जिस साल ये किताब छपती है, तो मैं इसे एक बड़े पड़ाव के तौर पर, मतलब 3 पड़ाव में फिर लगता है कि ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई और चल रही है तो ये 20 तक पहुँची। और मणि जी ने उस किताब में वो किया, उन सारे सवालों का जवाब दिया। वो जो चिंताएं थी, दुश्चिंताएं थी कि कैसा होना चाहिए, क्या ये अनुवाद मात्र होगा या इसमें हम कुछ अपनी ओर से एक मौलिक योगदान कर पाएंगे, मूल्य कुछ जोड़ पाएंगे, इसका संवर्धन कर पाएंगे। ये सब उस किताब में हम पाते हैं कि एक तरह से इन सवालों को संबोधित किया गया है कि जैसे ज्ञान की राजनीति में वो सावधान है कि सिर्फ यूरो केंद्रिता के नाम पे आप चीज़ों का नकार नहीं कर सकते। आप बहुत देशजता के नाम पे अनालोचित अफकार नहीं कर सकते। आप ज्ञान की परंपराओं को एकल नहीं मान सकते। अनिवार्य रूप से वो एक बहु वचन है जिसमें जैन दर्शन भी शामिल है, जिसमें बौद्ध परंपराएं भी शामिल है, जिसमें हिंदू परंपरा भी शामिल है। तो कोई एक ज्ञान परंपरा नहीं, बल्कि ज्ञान परंपराओं का एक पुल है जहाँ से आप कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं। या जो ये कहा जाता था, ये मैंने बात जोड़ रहा हूँ कि कृष्ण कुमार का जो कहना था कि हमें औद्योगिक क्रांति से जो पैदा हुआ समाज विज्ञान का बोध है वो स्वीकार नहीं करना। वो बात हम यहाँ देखते हैं कि वो जो समाज विज्ञान का जो प्रचलित ढांचा रहा है कि उसकी जो पूरी जो ज्ञान मीमांसा है वो विज्ञान की ज्ञान मीमांसा है या भौतिकी की ज्ञान मीमांसा है। ये और उन्होंने ये इस बात को संबोधित किया कि पूरा सत्य किस ढंग से या समाज का बेहतर सच या जिस परिघटना का अध्ययन कर रहे हैं वो इस तरह आप उसका स्पर्श आप नहीं कर सकते। वो एक आंशिक आपको एक्सेस देता है। तो मैंने ये जो ज्ञान की मीमांसा जो विज्ञान पे आधारित और जो अपने जो मौलिक योगदान की बात है, फिर वो वहाँ से उसमें वो जो प्रवेश करते हैं कि क्या हम जो समकालीन समाज है, विश्व है, इसकी हम पुरुषार्थ के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। मैं उनकी इस व्याख्या से बहुत सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो एक प्रयास है। मतलब उन्होंने उस किताब में जो किया है ये कि पुरुषार्थ की अवधारणा को इतना फैला दिया है कि वो शायद मतलब उसका बहुत उपयोग नहीं कर सकते। तो वो तमाम असहमतियों के बावजूद मतलब लगता ये है कि 20 साल पहले एक गंभीर चिंता हुई, उसके लिए लोग जुटे, उस पर बातचीत हुई, फिर 10 साल बाद एक सफलता का क्षण आया और फिर हम देखते हैं कि उस बात को
वो जो पूरा ज्ञान का और समाज विज्ञान का एक मौलिक या एक सीमा तक आपका मत भारतीय नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो बाहर की प्रतिलिपि नहीं है, जहाँ आपका श्रम लगा हुआ है, जहाँ आपका दिमाग भी लगा है, जहाँ आपने जिन अवधारणाओं का इस्तेमाल किया है उस पर आपने खासा मैंने ख्याल वही की, छोड़ नहीं दिया है कि यूं का क्यों ले लिया। तो ये एक सिलसिला हम देखते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आदित्य निगम की जो किताब आई है अभी, आसमां और भी, ये मैं इसको एक क्रम के रूप में देखता हूँ। मतलब आप बीज डालते हैं, वो पकता है और फसल होती है और फिर उसके बाद ये तैयार होता है। तो बात यह है कि हिंदी को लेके बहुत रक्षात्मक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, और अक्सर एक विलाप का जो माहौल खड़ा किया जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि काम और ये जो 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 एक सक्सेस स्टोरी सी जो मैंने जिस रूप में शेयर की, ये असल में इस बात का प्रतीक है कि आप ठानिए, काम करिए तो एक सिलसिला चल निकलता है। सेम वे जैसे ये बात मुकुंद राठ ने अपने एक लेख में कही थी, हिंदी में विचार, उसकी सिर्फ एक पंक्ति का मैं कह रहा हूँ कि आप विचार शुरू करते हैं तो वो अपने आप एक भाषा भी ढूंढने लगता है, एक जगह भी ढूंढने लगता है। तो हिंदी का जो दृश्य है, मतलब उसको हम मौलिक नहीं कहेंगे, लेकिन एक पुनर्विचार तो शुरू हो चुका है। वो धीरे धीरे उसने अपनी एक भाषा भी तैयार कर ली है। अभी शायद वो जूझ रहा है ये कि अभी फ्रेमवर्क नहीं हम तैयार कर रहे हैं, अभी हमसे बात कर रहे हैं, या जो शिकायतें हैं उनको हम जो है एड्रेस कर रहे हैं या उनको संबोधित कर रहे हैं। शायद आने वाले दौर में ये भी हो कि वाकई हिंदी में आप काम करके दिखाएं, और सिर्फ एक विमर्श नहीं कि यूरोप का समाज विज्ञान ये किस ढंग का है, या जो मैं कह रहा हूँ कि आप एक लगातार जो सिर्फ आप प्रतिवाद करते हैं, बल्कि आप अपनी ओर से कुछ ऐसा कर पाएंगे कि जैसा कि पिछले 30 साल में इंटरनेट के आगमन के बाद इस समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं, और आप ये बिल्कुल हिंदी में काम शायद आएंगे कि लोग काम कर पाएंगे। मतलब सिर्फ रूपरेखाओं की बात नहीं होगी, फ्रेमवर्क्स की बात नहीं होगी, बल्कि उसका एक व्यवहारिक रूप भी दिखाई देगा, शायद देखा है। बस धन्यवाद। मैं ये एक कहानी के रूप में ही मैं ये बात पेश करना चाहता हूँ।